हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। फ्रेंड्स, आज का अपना जो सेशन रहने वाला है इसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके टॉपिक वाइज रहने वाले हैं। और इसमें अपन लोग यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट और जो आपकी टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचईएससी जिन एग्जाम्स में ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक वाइज रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपका ये यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया था, जिसमें क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका में वास्तविक भू आकृति विज्ञान वेत्ता किसे कहा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे आप लोगों के, जीके गिलबर्ट, जेडब्ल्यू पॉवेल, डब्ल्यू एम डेविस एंड सीई डट्टन। बताइए आंसर इसका क्या होगा। आप लोग आंसर देने की प्रैक्टिस किया कीजिए, क्योंकि आंसर अगर आप देंगे तो इससे क्या होगा, आप लोगों को अच्छा से आपको क्या होगा, कंठस्थ हो जाएंगे क्वेश्चन। और ये आपकी एक्सप्लेनेशन साथ में दी गई है, आंसर आपको बाद में दिखेगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो इसका होगा वो हो जाएगा जीके गिलबर्ट। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। इसके व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या जरूरी है, क्योंकि व्याख्या से क्या होता है, जब आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसके साथ में आपके 4 क्वेश्चन अन्य तैयार होते हैं। देखिए, उत्तरी अमेरिका में प्रथम भू आकृति विज्ञानवेत्ता रहे थे जिनका नाम था जीके गिलबर्ट। ठीक है, पेडिमेंट शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले जो किया गया था वो किया गया था जीके गिलबर्ट के द्वारा। और इन्हीं का एक कथन है, इन्होंने कहा था कि समतल भूमि का जो निर्माण होता है, निर्माण करने के लिए चट्टानों के अपरदन की क्रिया तथा साथ ही भूतल को तलछट से ढकने की क्रिया को समतलन कहते हैं। अब इनका कहने का अर्थ क्या था, जब जो चट्टानें बनती हैं और जो समतल मैदान बनता है वो कैसे बनता है कि भूमि निर्माण की क्रिया भी साथ में चलती है, अपरदन की क्रिया भी साथ में चलती है और साथ में निक्षेपण क्रिया भी साथ में चलती है। तो ये कहा गया था जीके गिलबर्ट के द्वारा। ठीक है, अब जीके गिलबर्ट हैं, इन्होंने स्थल रूप के निर्माण संबंधी कई नियम और गतिक संतुलन सिद्धांत भी दिया गया था। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गतिक संतुलन सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था, तो वो आप याद रखेंगे जीके गिलबर्ट के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से, एक मिनट, हाँ, अरे यार, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन भूगोल को मानचित्र बनाने के विज्ञान के रूप में व्याख्या करता है। थेल्स और मिलेटस दिए गए हैं, स्ट्रैबो दिया गया है, इकेटियस दिया गया है, क्लैडियस टोलेमी दिया गया है। ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम में दिसंबर 2020 में और फिर से रिपीट हुआ है जून 2021 में। 2 बार लगातार ये आपका जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ है, तो इम्पोर्टेंट बन जाएगा आप लोगों के लिए। तो बताइए आंसर इसका क्या होगा, कि इसका जो आंसर हो जाएगा, मानचित्र बनाने के विज्ञान के रूप में जो व्याख्या किया था भूगोलवेत्ता, वो हो जाएंगे क्लॉडियस टोलेमी। डी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या इसकी देख लीजिए। क्लॉडियस टोलेमी थे, इन्होंने भूगोल को मानचित्र बनाने के विज्ञान के रूप में व्याख्या किया हुआ है। टोलेमी जो थे एक महान खगोल शास्त्री थे। ठीक है, ये भूगोलवेत्ता नहीं थे, ये कौन रहे थे, खगोल शास्त्री रहे थे, जिन्हें खगोल शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक अल्मागेस्ट, ये पुस्तक पूछी जाती है आप लोगों से कि जो टोलेमी है इनकी फेमस बुक कौन सी रही थी, तो इनकी फेमस बुक जो रही थी वो अल्मागेस्ट के नाम से जानी जाती है। इसकी इन्होंने रचना की थी। प्रेक्षण, अन्वेषण, लेखन के द्वारा टोलेमी, राधे राधे, एक मिनट, आज मैं बाहर हूँ तो इसीलिए मैं मोबाइल से वीडियो बना रही थी, तो क्या है मैं भूल गई कि क्या क्या इसमें ऑफ करना पड़ता था। चलिए, इसमें क्या था, इन्होंने प्रेक्षण, अन्वेषण और लेखन के द्वारा उन्होंने गणितीय भूगोल, मानचित्र कला और सामान्य भूगोल के क्षेत्र में क्या किया, इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। टोलेमी की अन्य पुस्तकें जो पूछी जाती हैं आप लोगों से, जैसे कि ज्योग्राफिया हो गई, ग्रहीय परिकल्पना हो गई, एनालिमा हो गई, ये सभी पुस्तक हैं टोलेमी की फेमस बुक हैं, आप लोग इनको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। स्ट्रैबो ने विश्व के वर्णन के 17 खंडों वाले भौगोलिक विश्वकोश में संकलित किया था। एक इन्होंने जो स्ट्रैबो हैं, इन्होंने अपनी एक पुस्तक निकाली थी विश्वकोश, जिसको आप लोग ज्योग्राफिका एनसाइक्लोपीडिया भी बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें 17 खंड थे टोटल, और ये किसने निकाली थी, स्ट्रैबो के द्वारा रचित की गई थी ये, जिसका नाम था ज्योग्राफिया। ठीक है,
हिकेटियस की बात करेंगे तो हिकेटियस की जो प्रसिद्ध पुस्तक रही थी वो जस पीरियडस के नाम से जानी जाती है। हिकेटियस के बारे में सिर्फ उनकी पुस्तक ही पूछी जाती है, तो आप इनका ये पुस्तक याद रखेंगे, इतने से काम हो जाएगा। ये भी जो पुस्तक थी उनके 2 खंडों में थी, 520 ईस्वी पूर्व में प्रकाशित की गई थी, और इसका अर्थ जो है जस पीरियडस का वो हो जाएगा आपका क्या, पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, थ्योरी ऑफ द अर्थ विद प्रूफ एंड इलिस्ट्रेशन का लेखक कौन रहा था? WM डेविस, जेम्स हटन, HW बूलिज या फिर HR मिल? बताइए आंसर इसका क्या होगा। ये जो आपका क्वेश्चन है फिलहाल में एग्जाम हुआ था UP PGT 2021 वाला, उसमें पूछा गया है। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जेम्स हटन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लीजिए। व्याख्या से देखिए आप लोग जब पढ़ रहे हैं तो एक ही लेखक की 3 से 4 बुक जो भी लिखी गई हैं उनके द्वारा वो आपको सभी पता लगती जा रही हैं। तो आप क्या करेंगे, एक पेन पेपर लेकर के बैठेंगे और पेन पेपर में उनको क्या करेंगे, नोट करते जाएंगे, सिर्फ बुक को और उनकी जो थ्योरी दी गई हैं और डेट्स दी गई हैं। बाकी के आप पूरी व्याख्या नहीं लिखेंगे, पूरी व्याख्या अगर लिखेंगे तो क्या होगा, पूरी कॉपी भर जाएगी, आपको याद नहीं हो पाएगा। देखिए इसमें क्या था, थ्योरी ऑफ द अर्थ विद प्रूफ एंड इलिस्ट्रेशन। इनके लेखक जो रहे थे जेम्स हटन, इसको हटनियन थ्योरी भी बोला जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम स्कॉटिश भूविज्ञानवेत्ता थे जेम्स हटन। इन्होंने 1785 ईस्वी में, याद रखिएगा कौन सी डेट थी, 1785 ईस्वी। इसमें इन्होंने भूविज्ञान क्षेत्र में चक्रीय पद्धति का अवलोकन किया। कौन सी पद्धति का कहते हैं इन्होंने, चक्रीय पद्धति का अवलोकन किया था। उन्होंने बताया कि न तो आदि का कोई लक्षण है और न ही अंत का कोई भविष्य है। ये याद रखिएगा कि किसने कहा था, कथन में पूछा जा सकता है कि ये जो कथन है किसका है, न तो आदि का कोई लक्षण है न ही अंत का कोई भविष्य है। तो ये कहा गया था जेम्स हटन के द्वारा। ठीक है, अंततः पृथ्वी के इतिहास की चक्रीय प्रकृति की संकल्पना परिणत हो गया। इसी आधार पर उन्होंने एक रूपतावाद के, ये आंसर कीजिए हमें फटाफट से कि एक रूपतावाद की जो संकल्पना है वो किसके द्वारा दी गई थी, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, हटन हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसने कहा था कि वर्तमान भूत की कुंजी है? पिंक ने, हटन ने, डेविस ने या फिर रेडजेल ने? ये आपका क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, 2 बार नहीं ये कई बार रिपीट हुआ है, इसमें लिखा नहीं गया है। UGC नेट में ये क्वेश्चन हर साल आता है। अभी थोड़ा सा इसमें घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जब आप पेपर उठाओगे 2012 से लेकर के 2018 तक के, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं से घूम के। ये जो कहा गया है वर्तमान भूत की कुंजी है, ये किसकी अवधारणा है, एक रूपतावाद की ही अवधारणा है और कहा गया था जेम्स हटन के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे व्याख्या दी गई है, व्याख्या देख लीजिए। ये देखिए 18वीं सदी में स्कॉटिश भूगोलवेत्ता रहे थे, ये याद रखिए कहाँ के थे ये, तो ये स्कॉटिश थे। जेम्स हटन, इन्होंने एक रूपतावाद की अवधारणा दी। इन्होंने वर्तमान भूत की कुंजी है, ये इन्होंने क्या दिया, एक कथन दिया था जो कि कई बार एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया है। और दूसरा इन्होंने दिया था न आदि का पता है न अंत का भविष्य है। दोनों को ही आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। इन जैसी मौलिक संकल्पनाओं का इन्होंने प्रतिपादन किया। मॉडर्न जियोलॉजी के आधारभूत सिद्धांत का, वर्तमान समय में जो भूगर्भिक प्रक्रम होते हैं तथा नियत कार्यरत हैं, इसका इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो आज के समय में जो भी अपन लोग को क्रियाएं देखने को मिल रही हैं, जैसे पर्वत बन रहे हैं, पठार बन रहे हैं, आपके समतल मैदान बन रहे हैं, यही वाली जो प्रक्रिया है वो कुछ सालों पहले, कुछ वर्ष यानी कि जो आपके 200-300 साल पहले भी यही प्रक्रियाएं चलती रहती थी, हजारों साल पहले भी यही प्रक्रिया चलती हैं और हजारों साल बाद भी यही प्रक्रिया चलती रहेंगी। तो इसीलिए इन्होंने जो कहा था जो वर्तमान है वो भूत की कुंजी है, यानी कि अगर अपन लोगों ने आज को जान लिया तो अपन लोग क्या करेंगे, जो अपना पास्ट रहा होगा उसको अपन लोग जान लेंगे। ठीक है, वे ही समस्त भूगर्भिक इतिहास में कार्यरत थे। यही इनका कहना था कि जो आज अपन लोग देख रहे हैं, जो भी क्रियाएं, जो भी अपन लोग को स्थल रूप, बनावट, इंसान जो भी देखने को मिल रहे हैं, वो सब अगर हमने जान लिया तो हमने क्या समझ लिया, इतिहास को समझ लिया। ठीक है, और यही इन्होंने एक रूपतावाद इसका अर्थ हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक भूगोल की शाखा है? व्यवहारिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, मृदा भूगोल या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए भौतिक भूगोल की आपकी फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या आता है आप लोग बताइए। अभी वैसे नीचे दिया गया है क्या क्या आपके फिजिकल ज्योग्राफी में आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भौतिक भूगोल की बात कर रहा है जिसमें आपके स्थल उपक्रम ये सभी आते हैं भौतिक भूगोल में, जो आपकी क्लाइमेटोलॉजी है, ज्योमोफोलॉजी है और साथ में आपकी ओशियोनोग्राफी हो जाएगी, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी हो जाएगी। ये सब किस में आती हैं? भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती हैं। तो आपकी जो मृदा भूगोल है वो भी किस में आ जाएगी? भौतिक भूगोल में आएगी। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो रहा है वो बी हो जाएगा। ये भी आपका लेक्चरल एग्जाम मेंस में पूछा गया है 2020 में। व्याख्या इसकी देख लीजिए। मृदा भूगोल है, इसको जाना जाता है भौतिक भूगोल की ही शाखा माना जाता है। भूगोल को दो भागों में बांटा गया है जिसमें पहला हो जाएगा भौतिक भूगोल, दूसरा हो जाएगा मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में भी इनकी उपशाखाएं बनी हुई हैं जहाँ से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए कौन कौन सी हो जाएंगी आपके भौतिक भूगोल की शाखाएं, उनको जान लीजिए। तो जो आपके भौतिक भूगोल है उनको जाना जाता है, देखिए भूगर्भीय भूगोल हो जाएगा, जलवायु विज्ञान है, जैव भूगोल हो जाएगा, नृवंश भूगोल हो जाएगा। ये देखिए नृवंश आप लोगों को लगेगा वंश से कि ये मानव भूगोल में हो सकता है, लेकिन नहीं, ये आपका किसका शाखा हो जाएगी? भौतिक भूगोल की शाखा हो जाएगी। ठीक है, आगे जो आपकी स्थलाकृति भूगोल है, समुद्र विज्ञान है, मृदा भूगोल है, पारिस्थितिकी भूगोल है, ये सभी शाखाएं उप शाखाएं जो होंगी वो किसकी हो जाएंगी? भौतिक भूगोल की हो जाएंगी। अब बात करते हैं आगे मानव भूगोल की कि मानव भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं होंगी। तो यहाँ पे आपकी सांस्कृतिक भूगोल हो जाएगा, आर्थिक भूगोल हो जाएगा, प्रादेशिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है एवं आवासीय भूगोल है। ठीक है, ये देखिए आपको कहीं ना कहीं ये रिलेटेड लग रहे होंगे किनसे? जो आपके मनुष्य होते हैं, मानव होते हैं, उनसे रिलेटेड लग रहे हैं। तो ये आप लोग थोड़ा सा रिलेट करके चलेंगे कि ये मानव भूगोल की शाखाएं हो जाएंगी। बस इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, नृवंश भूगोल जो शाखा है वो भौतिक भूगोल की है, मानव भूगोल की नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भूगोल विषय में सर्वप्रथम भू ईश्वरत्व शब्द को किसने समावेश किया था? आंसर दिए गए हैं इसमें कार्ल सावर, जॉन म्यूर, जॉन केटलैंड राइट एवं पीटर हैगेट। बताइए आंसर इसका क्या होगा? आप लोग फटाफट से आंसर करिए। चलिए इसका जो आंसर होगा जॉन राइट या फिर जॉन केटलैंड राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। और इसको देख करके आगे बढ़ते हैं, व्याख्या इसकी देख लीजिए। भूगोल विषय में सबसे पहले भू ईश्वरत्व शब्द का जो समावेश किया था जॉन केटलैंड राइट ने किया था। जो केटलैंड थे उन्होंने 1938 में कोरोप्लिथ मैप शब्द गढ़ा गया था। सबसे पहले अगर किसी ने कोरोप्लिथ मैप शब्द दिया है तो वो किसके द्वारा दिया गया है? राइट के द्वारा दिया गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। जबकि जो मैपिंग तकनीक है ये इन्होंने सिर्फ क्या दिया था? शब्द दिया था, शब्द को याद रखेंगे। और जो तकनीक होती है वो अलग होती है, उसको जो बढ़ाने वाला होता है वो अलग होता है। मैपिंग जो तकनीक है इसका इस्तेमाल पहली बार 1826 में किया गया था। वो किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स ड्यूपिन के द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, मैपिंग तकनीक का। तो इतना आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। आगे बढ़िए। यह किसने कहा था कि यह पशुपालन की तरह मानवकृत भूमि पालन है? डी ग्रेग के द्वारा कहा गया था या फिर एल साइमंस के द्वारा, E.W. जिम्मरमैन के द्वारा या फिर H. बर्नहार्ड के द्वारा? ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। सेकंड जो शिफ्ट हुई थी 2020 में, तो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा इसका? एल साइमंस हो जाएगा। बी ऑप्शन आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है कम से कम 4000 के करीब में क्वेश्चन है। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट कीजिए कि हाँ हमें सभी क्वेश्चंस करा दीजिए, तो मैं आपको सभी क्वेश्चंस करा दूंगी। ठीक है, आंसर इसका देख लीजिए। व्याख्या है, एल साइमंस ने कहा था कि यह पशुपालन की तरह ही क्या है? मानवकृत भूमि पालन है। साइमंस जो रहे थे उन्होंने 1968 के अनुसार कृषि भूगोल मनुष्य द्वारा भूमि पर कृषि का भूगोल है। यानी कि जो कृषि भूगोल की इन्होंने व्याख्या करी थी वो किस तरीके से करी थी कि जो मनुष्य भूमि पर जो कृषि करता है वही एक भूगोल है। कृषि भूगोल कृषि कार्यों के स्थानिक वितरण,
उनके पारस्परिक संबंध तथा अन्य स्थानिक तत्वों से पारस्परिक क्रियाओं का विश्लेषण करके प्रादेशिक स्वरूप की व्याख्या करने वाला विज्ञान है। यानी कि जो आपके संबंध स्थानिक वितरण बने हुए हैं उनमें क्या क्या, जब अपन कृषि करते हैं तो अपन क्या क्या उनमें संबंधों को दर्शाते हैं, जैसे कि सिंचाई करते हैं, बीज बोते हैं, उनमें खाद्य सामग्री डालते हैं, ये सभी करके, और जो इंसान उसमें लगते हैं, साथ में उसमें जो मशीनी क्रियाएं लगती हैं, इन सभी का क्या करते हैं, व्याख्या किया जाता है। तो वो आपके क्या हो जाएंगे, कृषि भूगोल के अंतर्गत आ जाएंगे। कृषि वर्तमान समय में क्या है, एक उद्यम साधन है जिसका मूल उद्देश्य क्या है, लाभार्जन है। कृषि इंसान क्यों करता है, क्यों, उसका पेट भर सके, पेट भरने के बाद में भी उसको क्या हो सके, लाभ हो सके, वो अपनी कुछ पूरी साल के लिए बचत कर सके, इसलिए इंसान क्या करता है, खेती करता है। अगर उसको बचत नहीं होगी, उसकी लागत ज़्यादा लग जाएगी, उसको खाने के लिए भी मतलब इतनी पूर्ति नहीं पड़ पाएगी कि वो बाहर से खरीदना पड़े, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वो इंसान कृषि से संतुष्ट नहीं रहेगा। तो कृषि जो वर्तमान समय का आधार क्या है, लाभार्जन का मेन उद्देश्य हो गया है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनकी पैदावार ज़्यादा हो सके और उनका व्यापार ज़्यादा हो सके। व्यापार ज़्यादा होगा तो उनको क्या होगा, लाभ होगा। इस प्रकार कृषि एक क्रमबद्ध उद्यम है जिसे समस्त क्रियाएं उद्देश्ययुक्त रहती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़िए। वो जो पेज था मेरी पीडीएफ वाला, वो अच्छे से नहीं था इसलिए वो ब्लर था, हटा दिया है। आगे वो नेक्स्ट वाले में आप लोग को मिल जाएगा। आगे सीक्वेंशियल ऑक्यूपेंस की संकल्पना का प्रस्तुत किया था, किसने प्रस्तुत किया था, जीन गॉटमैन के द्वारा, पैट्रिक गेडीज के द्वारा, हैगस्टैंड के द्वारा या फिर विटलसी के द्वारा। तो जो आपका सीक्वेंशियल ऑक्यूपेंस की संकल्पना है ये प्रस्तुत की गई थी विटलसी के द्वारा। डी ऑप्शन आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, नया रिपीट हो सकता है, इसलिए आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि विटलसी से जो विटलसी महोदय हैं इनसे आपका क्या होता है, क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। कैसे भी घुमा के उनके कृषि प्रदेश पूछ लिए जाएं या उनका क्रम पूछ लिया जाए तो वो आपसे पूछा जाता है। अभी भी जो आपका नेट एग्जाम हुआ था 2023 दिसंबर वाला, उसमें से भी इनका एक क्वेश्चन आया हुआ है जो सीक्वेंस से लगाने के लिए पूछा गया था। ये जो सीक्वेंशियल ऑक्यूपेंस है इनकी संकल्पना विटलसी के द्वारा दी गई थी। विटलसी ने जो विश्व को वर्ष 1936 में 13 कृषि प्रदेशों में बांटा हुआ है, और इन्हीं 13 कृषि प्रदेशों को क्या करना होता है, सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी क्या, कौन सी खेती कहाँ पे इन्होंने बताई थी वो भी पूछी जाती है। तो आप लोग इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ करके चलेंगे। आगे बढ़िए। थिसेन बहुभुज का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, यीट्स के द्वारा, जॉबलर के द्वारा, बोक के द्वारा या फिर पीटर हैगेट के द्वारा। तो जो थिसेन बहुभुज हैं इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था बोग महोदय के द्वारा। बी ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये पूछा गया है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में 2017 में ये पूछा गया है। देखिए इनका और क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये देख लीजिए। थिसेन बहुभुज का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था बोग महोदय के द्वारा किया गया था। अब इनके बारे में तो आप लोग को सिर्फ इतना ही जानना है क्योंकि ज़्यादा इनके बारे में जानकारी दी नहीं गई है। पीटर हैगेट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं तो इनके आप लोग देख लीजिए। पीटर हैगेट की एक इन्होंने दिया था लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ये इनकी बुक है, बुक पूछी जाती हैं। ज्योग्राफी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस, ये भी किसकी बुक हो जाएगी आपकी, पीटर हैगेट की हो जाएगी। अब नेक्स्ट आते हैं हैगेट एवं सोरले, इन दोनों की मिलकर के जो किताबें लिखी गई हैं, ये तो जो हैगेट हैं इन्होंने अकेले लिखी हैं, और ये जो दो बुक हैं ये हैगेट और सोरले के द्वारा दोनों के मिल करके लिखी गई हैं, जिसमें मॉडल इन ज्योग्राफी और एक लिखी गई है सोशियो इकोनॉमिक मॉडल इन ज्योग्राफी। ठीक है, दोनों में पीछे मॉडल इन ज्योग्राफी दिया गया है, तो आप लोग मॉडल इन ज्योग्राफी अगर आपको लिखा दिख रहा है तो उसमें हैगेट एवं सोरले साथ में आएंगे, और अगर ये नहीं दिख रहा है ज्योग्राफी या मॉडर्न सिंथेसिस है या फिर एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी है, तो ये आपका अकेले पीटर हैगेट के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आगे बढ़िए। गुन्नार मेंडल की पुस्तक है एशियन ड्रामा, एक अध्ययन है एशिया में राष्ट्रों की गरीबी का, एशिया में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का, एशिया में नाटक की स्थिति का या फिर एशिया में आर्थिक सहयोग का। बताइए आंसर इसका क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। तो जो गुन्नार मेंडल है इनकी पुस्तक है एशियन ड्रामा, ये इसका अध्ययन है किसका हो जाएगा, एशिया में जो राष्ट्र है उनकी गरीबी का इसमें पूरा अध्ययन किया गया है। पूरा उन्होंने एनालिसिस किया है कि किस तरीके से जो एशिया के राष्ट्र थे वो गरीब थे, गरीब से वो किस तरीके से अमीर हुए हैं, जो बैकवर्ड थे, और जो इन्होंने दिया था बैकवर्ड इफेक्ट और जो
तो आप लोग इनकी जब पढ़ेंगे पूरी तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने क्या दिया था, क्योंकि इनकी थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए जो गुन्नार मिडल है, इनकी पुस्तक थी एशियन ड्रामा एन इंक्वायरी ऑफ नेशन इनटू पॉवर्टी। एशिया में राष्ट्रों की गरीबी का इन्होंने एक अध्ययन किया था। जो गुन्नार मिडल हैं, इन्होंने संचयी परिणामी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये सिद्धांत पूछा जाता है तो आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था गुन्नार मिडल ने? इनका था संचयी परिणामी सिद्धांत था। जो मिडाल है, इनके सिद्धांत के अनुसार बाजारी शक्तियों के कारण असमानताएं घटने के बजाय क्या हो रही हैं? बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जो पश्चिमगामी प्रभाव है, प्रसरण है, प्रभावों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो जाता है। यानी कि उन्होंने कहा था अगर कोई अमीर है, जो बाजार बढ़ रहे हैं, उनके कारण गरीबी घट नहीं रही है, गरीबी उनके कारण क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है। ये कथन संबंधित है किससे? प्रेस्टन ई जेम्स से, या फिर रिचर्ड हर्टसोन से, ई हटिंगटन से, या फिर कार्ल लेटर से। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा हुई थी 2018 में, इसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रेस्टन ई जेम्स हटन हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी जेम्स। चलिए आगे देखिए, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इनका सिर्फ एक कथन है, तो आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान मानव का आगमन पृथ्वी पर किस युग में हुआ था? आज का जो होमोसेपियंस आप लोगों को देखने को मिलता है, उसका आगमन हुआ था टर्सरी युग में, प्लीस्टोसीन काल में, या फिर इयोसीन काल में, या मायोसीन काल में। तो इसका जो आंसर आप लोग का करेक्ट होगा, जो आज का मानव है, जो होमोसेपियंस है, इसका जो आगमन हुआ था टर्सरी युग से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और जो अभी तक चल रहा है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट बन जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किस काल में मध्य एशिया को मानव जाति का पालना कहा जाता है? मध्य एशिया को मानव जाति का पालना कहाँ पे कहा जाता है? इयोसीन काल में कहा जाता है, प्लीस्टोसीन में, प्लायोसीन में, या फिर आपके होलोसीन में। तो ये जो मानव जाति को कहा जाता है मध्य एशिया का पालना कहा जाता है मध्य एशिया को, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्लीस्टोसीन काल में इसको कहा गया था। व्याख्या इसकी देख लीजिए, मानव शास्त्री हैं, इनके अनुसार एशिया महाद्वीप को मानव का जन्म स्थल कहा जा रहा था। 1992 में जावा द्वीप में जो मानव खोपड़ी प्राप्त हुई थी, याद रखिएगा कौन से द्वीप में हुई थी ये प्राप्त? जावा द्वीप, जो आपका इंडोनेशिया के पास में है, उसमें जो एक खोपड़ी प्राप्त हुई थी, किसकी थी? वो मानव की थी। वो पुरानी थी कितनी? लगभग 5 लाख वर्ष पुरानी थी, जो कि प्लीस्टोसीन काल की थी। इस बात से स्पष्ट होता है कि एशिया मानव का जन्म स्थल है, यानी कि जहाँ से मानव का जन्म हुआ है, तो वो खोपड़ी के हिसाब से लगाया गया है कि वो मानव जो जन्म हुआ है वो कहाँ से हुआ है? एशिया से हुआ है। और यहाँ से बाद में बहुत बड़ी संख्या में मनुष्य यूरोप में गए, अफ्रीका में गए, ऑस्ट्रेलिया में गए, अमेरिका में गए, इन सभी महाद्वीपों में वो क्या करने लगे? फैल गए। जैसे आप लोग का जन्म हुआ था गाँव में, आप लोग पढ़ने के लिए बाहर निकले, आपकी जनरेशन बढ़ी, आप लोग के जो जनरेशन आगे वाली है वो कहीं और पे जा कर के फैल जाएगी। तो आपका जन्म कहाँ से हुआ था? उस गांव से हुआ था, तो आपका पालना किसको कहा जाएगा? उसी गांव को कहा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जो एशिया हो जाएगा, एशिया महाद्वीप केवल मानव का जन्म स्थल ही नहीं है, बल्कि यह मानव जाति का पालना स्थान या फिर मानव का क्या हो जाएगा? प्रवास स्थल भी है। बेल्स तथा हक्सले ने मध्य एशिया को मानव जाति का स्थल माना गया है। तो ये आप लोग दोनों के नाम भी याद रख लिएगा, किस किस ने कहा है? बेल्स ने और हक्सले ने कहा है कि जो मध्य एशिया है वो क्या हो जाएगा? मानव जन्म का जन्म स्थल हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भूगोल की शाखा भौतिक भूगोल की शाखा है? अभी अपन लोगों ने भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को जाना हुआ है, तो आपकी कौन सी शाखा हो जाएगी? भूआकृति विज्ञान आपकी भौतिक भूगोल की शाखा हो जाएगी। बाकी की आपकी अधिवास भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है, कृषि भूगोल है, ये तीनों शाखाएं आपकी जो होंगी वो किसकी हो जाएंगी? मानव भूगोल की हो जाएंगी। सॉरी फ्रेंड्स, आप लोग को थोड़ा सा शोर आज सुनाई दे रहा होगा, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट भी चल रही हूँ, क्योंकि मैं घर पे नहीं हूँ और यहाँ पे क्लास आप लोग की होना ज़रूरी है। चलिए, इसका आंसर सी हो गया था, भूआकृति विज्ञान है। आप लोग ने ये देख ही लिया है कौन कौन सी शाखा किस किस भूगोल की हो जाएंगी, तो ये आपको समझाना नहीं है। आगे देखिए,
यहाँ पर सही कूट का चयन करना है। संकल्पनाएं दी गई हैं और उनके प्रतिपादक दिए गए हैं। कौन से प्रतिपादक किससे संबंधित हैं? तो अभी अपन लोगों ने एक रूपतावाद की संकल्पना पढ़ी, तो ये आप लोग क्या करेंगे, फटाफट से इसको टिक कर देंगे, ए में लगा देंगे। और जो आपकी आधार तल की संकल्पना है, ये आपकी दी थी किसने? पॉवेल के द्वारा। प्रवर्तित जो सरता है, इसकी अवधारणा दी गई थी जी.के. गिलबर्ट के द्वारा। पेन प्लेन शब्द दिया गया था क्रिकमे के द्वारा। आपका ऑप्शन जो करेक्ट हो रहा है वो ए हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़िए, ये आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे एक रूपतावाद हट्टन के द्वारा दिया गया था। आधार तल की संकल्पना पॉवेल के द्वारा दी गई थी। प्रमाणित सरता की जो संकल्पना है वो दी गई थी गिलबर्ट के द्वारा। पेन प्लेन की संकल्पना क्रिकमे के द्वारा दी गई थी। आगे बढ़िए, फिर से देखिए वही क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। भूतकाल की कुंजी वर्तमान है या फिर वर्तमान की कुंजी भूतकाल है, दोनों बात एक ही है। यह वाक्यांश किस अवधारणा से संबंधित है? वही क्वेश्चन है लेकिन उसको घुमा करके दिया गया है। पहले ये पूछा था कि ये किसने दिया था, अब पूछा गया है कि अवधारणा से संबंधित है। तो अभी अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है इसके पूरे बारे में कि ये एक रूपतावाद से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही दिया गया है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपका कई बार रिपीट हुआ है। जब आप PYQs हटा करके देखेंगे सिर्फ किसके, UGC नेट के, तो उसमें ये क्वेश्चन भर भर के पूछा गया है। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, और रट जाएगा। आप लोग इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो रट भी जाएगा। ठीक है, तो आज का अपना ये सेशन सिर्फ यहीं तक रखेंगे, और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।